हेलो स्टूडेंट, मैं शशांक गौतम और इतनी सर्दी भरे दिन में आपके लिए गरम चाय कॉफी की जगह मैं लेकर के आया हूँ फिजिक्स का ब्यूटीफुल सा टॉपिक ग्रेविटेशन। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में क्या जानते हो आप सब? क्या होता है ग्रेविटेशन? ओके, तो ग्रेविटेशन हम सबको इतना पता है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, उसको बोलते हैं हम ग्रेविटी। हम सबको यही पता है ना। अब मैं अगर आपसे कहूं कि हर बॉडी, ईच बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, तो फिर आप कहोगे कि सर कैसे पॉसिबल है ये? मान लो ये मेरा डस्टर है, ये मार्कर है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से चिपक तो नहीं रहे, लेकिन अट्रैक्ट तो कर रहे हैं। फोर्स तो है इनके बीच में, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। ओके, डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इस फोर्स की, और फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, आगे चल के 12th क्लास में क्या इंपॉर्टेंस आ जाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम 11th में जो भी पढ़ते हैं फिजिक्स में, उन चैप्टरों के कंसेप्ट 12th में यूज होते हैं या फिर आगे, क्योंकि 11th और 12th एक बेसिक है फिजिक्स की, जिसमें हम नए नए कंसेप्ट सीखते हैं और फिर उनको आगे जब हायर एजुकेशन में फिजिक्स पढ़ते हैं तो यूज करते हैं। इस चैप्टर की खास बात ये है कि ये ऐसा का ऐसा चैप्टर सेम टू सेम, इसके सारे फॉर्मूलाज, इसके सारे डेरिवेशंस, ये सब 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सेम टू सेम एज इट इज आते हैं। बस वहां पर क्या होता है, यहाँ पर हम मास के साथ डील करते हैं और वहां पे चार्ज आ जाता है। ओके, ये आई सबके बात समझ में? ठीक है। अब देखो, ये आपके सबके बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि ग्रेविटेशन जो अर्थ फोर्स लगाती है हमारे ऊपर, हमें अट्रैक्ट करती है। वैसे एक और बात, आप सबने ये पढ़ा होगा अलग अलग सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं न्यूक्लियर फोर्स, बहुत सारे फोर्स डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, तो वहां पर ये बोला जाता है कि सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशन। ओके, सबसे वीक फोर्स कौन सा बताया जाता है? ग्रेविटेशन। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीक है, तो फिर जब कोई इंसान छत पे से नीचे गिरता है तो वो इतना स्पीड से कैसे नीचे गिर जाता है? तो वीक फोर्स है ना ग्रेविटेशन, तो गिरना नहीं चाहिए। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये मेरा डस्टर है, ये मेरा मार्कर है, ये इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना ये। फिर जब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो फिर जब कोई इंसान, जैसे मान लो मैं छत पे चला गया, मेरा मन हुआ नीचे कूदने का, तो मैं अर्थ मेरे को अट्रैक्ट कर लेगी, कितनी स्पीड से अट्रैक्ट करेगी ना, तो तब तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गया ना। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन एक वीक फोर्स है? तो देखो, जितने भी फोर्स होते हैं ना, सबकी डेफिनेशन जब आप अच्छे से पढ़ोगे, जब भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको फील आएगा कि हर फोर्स की पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस होती है। जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। ओके, न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम क्या मानते हैं? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? अग्री करते हो ना सब इस बात को, न्यूक्लियर फोर्स को? क्यों मानते हैं? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस फोर्स से क्या होते हैं? बाउंड रहते हैं, बिल्कुल इस फोर्स में रहते हैं, ताकि उनको अलग अलग करना, दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से, ये इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इस वजह से न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दूं, तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहां पर है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस की रेडियस कितनी कम होती है? न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15। इस वजह से तो ये जितने भी फोर्स है ना, उनकी अलग अलग कंडीशन, आपने
बहुत अच्छी लाइन या कहावत सुनी होगी कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। ऐसे ही हर फोर्स की अलग अलग डेफिनेशन है। अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर ग्रेविटेशन की बात करूंगा तो अगर मेरे मास, दोनों मास छोटे हैं, दोनों मास, जिनका मास छोटे का मतलब है जिनका मास कम है, जिनका मास कम है, तो वो एक दूसरे पे इतना ज्यादा फोर्स नहीं डालेंगे, क्योंकि दोनों का फोर्स, अब कैसे फोर्स डिसाइड होता है, कैसे डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। जैसे इसका मास इतना ज्यादा नहीं है, इस वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थ की, मैं इसको मार्कर को नीचे छोड़ूंगा तो ये फटाफट अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। ओके, तो ये गिर जाएगा क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, बॉडी पे डिपेंड करता है कि हम किस बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर केमिस्ट्री में फिर इसको हमने वीक फोर्स क्यों माना ग्रेविटेशनल को? तो देखो, केमिस्ट्री में हम किसके साथ डील करते हैं? मॉलिक्यूल्स के साथ, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनका रेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना कम होता है, तो जितना कम मास होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट कम डालेगा। आप मास बढ़ा दो तो ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज आई सबके समझ में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशन जो फोर्स है, इसको मेजर कैसे करेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स को मेजर कैसे करेंगे? कुछ रूल्स तो होगा इसको डिफाइन करने का, इसकी कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करती है। ओके, तो जब इस बारे में हम बात करते हैं तो सर न्यूटन, सबसे पहले नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन सर ने इक्वेशन ऑफ मोशंस के भी रूल दिए थे, लॉ दिए थे, और यहाँ पर भी इन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। इन्होंने क्या बोला न्यूटन सर ने कि मेरे पास पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास ये, तो इससे r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट मास इसका है m1, ये इसका मास है m2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? r, ठीक है। तो न्यूटन सर ने क्या बताया ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है इज प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ बोथ मासेस। ओके, Fg इक्वल टू प्रोपोर्शनल m1 m2। सेकेंड क्या बोला इन्होंने कि ये जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो लाइन ज्वाइनिंग, इनके सेंटर को जो लाइन मिला रही है, जैसे ये m1 मास है, ये m2 मास है, इन दोनों मास को मिलाने वाली जो लाइन है r, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, 1/r², ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इन दोनों को एक साथ करने से, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ठीक है। हम यहाँ पे Fg प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r², ओके। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट इज g m1 m2 अपॉन r²। Here g is universal constant। हाँ, जो आप सोच रहे हो वही बात करने वाला हो। आप ये सोच रहे होंगे ना कि सर आप स्टोरी तो बताओ कैसे न्यूटन सर को पता चला। तो देखो क्या हुआ, आप सबने एक स्टोरी सुनी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, किसका पेड़ था वो? एप्पल का, ठीक है। एक एप्पल गिरा उसके सर पे, ठीक है। जैसे एप्पल सिर पे गिरा उसके दिमाग की बत्ती जल गई, जैसे बत्ती जली उन्होंने ये रूल ले लिया, ठीक है। इन्होंने पूरे फोर्स को बता दिया। क्या लगता है आपको ये स्टोरी सही हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? देखो उन्होंने ये तो बता दिया कि ये मास के प्रोपोर्शनल होगी, F ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, ओके।
लेकिन ये कांस्टेंट कहां से आया, जी। क्या इसकी वैल्यू भी उन्होंने सिर्फ एप्पल गिरने से ही फाइंड आउट कर ली है? और जी क्या है, मेरा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मैं कहीं पे भी चला जाऊं, अर्थ पे, मून पे, यूनिवर्स में कहीं पर भी, पानी में अंदर कहीं पर भी मैं चला जाऊं, मेरा जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आपको लगता है क्या कि ये सिर्फ एक एप्पल के गिरने से न्यूटन के दिमाग की बत्ती जली और पूरा का पूरा फॉर्मूला? देखो ये चीज डिराइव हो सकती है, ठीक है, ये हो सकता है। उन्होंने दिया किसके लिए रूल? पॉइंट मासेस के लिए, सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए। लेकिन अगर मैं इसको नीचे छोड़ूंगा, ये तो मेरा पॉइंट मास नहीं है ना, ठीक है, ये पॉइंट मास है क्या? पॉइंट मास का मतलब क्या होता है? एक बिल्कुल इस टाइप से मास एग्जिस्ट करता है क्या? पॉइंट मास नहीं करता ना, पॉइंट मास एग्जिस्ट नहीं करता ना। इसीलिए हमने ग्रेविटेशनल का लॉ पढ़ने से पहले सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा था। याद आ रहा है क्या पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में? होल बॉडी का मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे हम उसको कंसंट्रेट मानेंगे, जिस पॉइंट पे सारा मास एग्जिस्ट करेगा बॉडी का, उस पॉइंट पे मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? कैसे पॉइंट मास कैसे मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो न्यूटन सर ने यही किया था। इसलिए जो स्टोरी आपको बताई गई है, या आप जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि एक एप्पल गिरा उससे न्यूटन के दिमाग की बत्ती जली, या फिर आप यूं भी सोचते होंगे कि काश एप्पल की जगह तरबूज गिरा होता, और समझ गए ना, आगे बोलना नीचे। एक तो आसपास आत्मा घूम रही हो, अटैक कर दे, ठीक है। तो क्या, लेकिन ये भी तो याद होगा ना, तरबूज पेड़ पे नहीं उगता, इसीलिए नहीं उगता, ठीक है। एप्पल को अगर न्यूटन सर नहीं भी बताते तो भी ये डिराइव हो जाता, क्योंकि इसके पीछे पूरा का पूरा एक सेंचुरी ऑफ टाइम लगा दिया इस चीज को डिराइव करने में, कि ये कैसे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी क्या वैल्यू होती है। ओके, अब इस जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब इसकी यूनिट देखो, यूनिट न्यूटन स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। अब ये यूनिट कैसे निकाली मैंने, अब आ रहा है तो समझ में आपको। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 10 की पावर -11, 10 की पावर -11। जब मैं बात करूंगा, मेरा फोर्स दोनों मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। जब मैं m1 और m2 मास की बात कर रहा हूं, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट अदर बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मास कितना होगा? मुश्किल से 50 ग्राम, 50 ग्राम, इसका 20 ग्राम। अब यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -11। इसको कंपनसेट कर पाएगा क्या ये? इसको कंपनसेट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। इसी वजह से जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बॉडीज पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा साइज अब अर्थ अट्रैक्ट करती है, हम जैसे इस मार्बल को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ये नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का वेट बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। इस वजह से ग्रेविटी इफेक्ट डालती है, जबकि ये एक दूसरे की तरफ इफेक्ट नहीं डालेंगे। इस वजह से इसको फिक्स किसी कंडीशन में, जब हम बात कर रहे होते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की, उस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका मास ही नहीं होता, बिल्कुल रेस्ट मास। आपको भी पता होगा इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है, प्रोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है, ठीक है। इस वजह से अब आया समझ क्यों इसको वीक फोर्स बोला जाता है? पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से बोला जाता है, कंडीशन पे बेस्ड। अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स, जिसको आप लोग स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोलते हो, उसको बोल दूं कि दोनों दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर की, तो क्या वो फोर्स अप्लाई होगा क्या उन दोनों पे? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पे नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस में लगता है। फर्मी ऑर्डर्स की जो डिस्टेंस होगी उसमें एप्लीकेबल है न्यूटन्स न्यूक्लियर फोर्स, इस वजह से वो वहीं पर स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर स्ट्रॉन्ग होगा? जब बॉडीज लार्ज मास की होगी, तब जाके ये फोर्स अपना एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब इसकी बात करते हैं कुछ फ्यू पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं, ये पॉइंट मास में एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किस पे? पॉइंट मास पे, ठीक है। अब देखो, ये m1 है, इस बॉडी को इस
M2 मास को अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ, ठीक है। तो इस पे फोर्स इस साइड लगेगा, F वेक्टर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखो ऑर्डर याद रखना कैसे लिखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये इस साइड लगेगा। और जब मैं इस M1 मास पे बात करूंगा, ये भी तो फोर्स लगाएगा, दोनों को तो राइट है एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाने का, ठीक है। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12 वेक्टर। अब देखो इस पे इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ना। अगर मैं बात करता हूं M1 फोर्स का, M1 जो M2 पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला आएगा, ये G M1 M2 अपॉन R², ठीक है। अब मैं बात करूं M2 फोर्स की, M2 मास की, ये जो M1 पे फोर्स लगाएगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा, G M1 M2 R²। दोनों सेम ही आ रहे हैं, मतलब दोनों फोर्स इक्वल है, बट डायरेक्शन ये इस साइड लगा रहा है, ये इस साइड लगा रहा है, डायरेक्शन डिफरेंट है ना। इस वजह से तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन पेयर, एग्जिस्ट इन पेयर। F12 वेक्टर इक्वल टू, कुछ याद आ रहा है पेयर से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स के लिए जो कहा था, थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, आया याद, क्या होता है, मैंने आपके गाल पे चाटा मारा तो मेरे हाथ पे भी थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, आपका चिक लगाएगा, वही चीज एक्शन रिएक्शन उसी से रिलेट हो रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एग्जिस्ट इन पेयर, F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर नेगेटिव, यही तो पढ़ते हैं। मैंने दीवार पे पंच किया तो मेरी फिंगर्स पे भी लगेगी, वो क्यों लगती है मेरी फिंगर्स पे, पंच तो मैंने किया है ना, दीवार ने भी मारा, मतलब मेरे को जितना फोर्स मैंने बॉल पे अप्लाई किया, बॉल ने उतना ही फोर्स मेरे इस पे यहाँ पे अप्लाई किया, इस वजह से मेरे लग गई, ठीक है। ये चीज होती है, तो ये पेयर में हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये इंटरनल फोर्स है, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में, इंटरनल फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, F12 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। अब हम बात करते हैं इसके वेक्टर फॉर्म की, ठीक है। फोर्स की यूनिट तो नहीं लिखा हूं ना, ये आप सब लिखते हुए आ रहे हो, 5th चैप्टर में लिखी, फिर हमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, उसमें भी आपने फोर्स की यूनिट लिखी, या फिर लिख दूं, चलो लिख ही लो, यूनिट ऑफ फोर्स, वरना कहोगे कि सर को फोर्स की यूनिट भी याद नहीं है, ठीक है। क्या होती है फोर्स यूनिट, जूल होती है ना, या न्यूटन होती है, न्यूटन, ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशन क्या जाएगा, M1 L1 T - 2, ठीक है। देखो ये सब चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए अब तक तो, ठीक है। फोर्स कितनी बार यूज कर लिया अपन ने, फोर्स हर चैप्टर में ही फोर्स आ ही रहा है, ठीक है। ये भाई सब भी आ रहे हैं चैप्टर में, न्यूटन भी, ठीक है। काइनेमेटिक्स में आए, फोर्स वाले में आए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, पूरा का पूरा एक चैप्टर है इनके नाम पे, ठीक है। डायमेंशन यहां से क्लियर हो गया सबके। देखो अब बात करते हैं फोर्स क्या है, स्केलर है कि वेक्टर, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मींस इसका डायरेक्शन भी होगा। अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया है, मैग्नीट्यूड। अब बात किसी करेंगे हम, डायरेक्शन की, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर ही लिया, यहाँ पे आपके समझ में आ भी गया कि कैसे डायरेक्शन आता है इसमें। देखो क्वेश्चन में क्या होगा कि जब भी आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन करो ना, तो डायरेक्शन तो आप डायरेक्ट गेस करके फाइंड आउट कर सकते हो कि ये फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा, लाइन ज्वाइनिंग उस पर अप्लाई होता है, अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स, तो डायरेक्शन किस साइड होगी, टुवर्ड्स टू M2। और जब फोर्स M2 पे लगेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स M1। सिंपल है। फिर भी हम इसको एक बार इसका वेक्टर फॉर्म डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म डिराइव करने के लिए ओरिजिन, ये मेरा
y कोऑर्डिनेट ये x, ठीक है। अब बात करता हूं यहां पे मेरा पॉइंट मास m1 और यहां पर पॉइंट मास m2, ठीक है। कितना आया सबके समझ में? इसको डिनोट कर रहा है r1 वेक्टर और इसको डिनोट कर रहा है r2 वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है सपोज r वेक्टर, ठीक है। यहां तक सबके क्लियर हो गया। अब r वेक्टर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इसको जब मैं इसको डिराइव करूंगा डायरेक्शन, अब देखना फोर्स क्या लग रहा है मेरा, मैग्नीट्यूड इसका F वेक्टर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो सबसे पहले तो फोर्स, चलो ऊपर ही लिख देते हैं, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, ठीक है। ये मैं निकाल रहा हूं F12 मींस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। जब मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालूंगा तो इसमें मेरा जो r वेक्टर होगा वो किस साइड फॉर्म करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मींस इस साइड। तो r वेक्टर का डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन आया मेरा, r वेक्टर का, ठीक है ना। ये आ गया ना सबके समझ में कैसे निकालते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो मेरा r वेक्टर का डायरेक्शन इस टाइप से जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स का डायरेक्शन किस साइड आएगा, कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स है अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे देखो r वेक्टर अपॉन r, ये कैसे लिखा मैंने, r वेक्टर अपॉन r, यूनिट वेक्टर, वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा था हमने यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है, उस बेस पे लिखा है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा इसको मैं r कैप से शो कर सकता हूँ ना, r कैप को यहाँ पे इस टाइप से लिखूंगा, मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, भूले तो नहीं होना या भूल गए, सब बताऊं दोबारा, याद है ना सबको, ठीक है। अब देखो F12 वेक्टर, मेरे r वेक्टर का डायरेक्शन है इस साइड और फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है इस साइड, एक दूसरे के अपोजिट है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन विद G m1 m2 ऑन r3, ठीक है। आ गया ना सबके समझ में, r वेक्टर। नेगेटिव साइन क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, देखो नेगेटिव साइन क्यों लिखा, क्योंकि मेरे r वेक्टर का डायरेक्शन है इस साइड, फोर्स का है इस साइड। अब इसको वापस से उसी फॉर्म में लिख देते हैं, F12 वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r के। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी एग्जिस्टिंग पेयर, तो जो इस पे फोर्स होगा 2 वाले पे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल टू प्लस G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। देखो अब आप बोलोगे कि सर सेम ही तो आया है, देखो सेम आया नहीं हो। F21 वेक्टर की जब मैं बात करूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो जब मैं इसको फोर्स ऑन ड्यू टू 1 मानूंगा तो मेरे इसका डायरेक्शन r वेक्टर का साइड हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन। देखो ये जो बेसिकली मेरा r वेक्टर है ना, इसको इस टाइप से भी समझ सकते हो आप, इससे आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ऐसे लिखते हैं तो सबके समझ में आ गया ना। अब दूसरे मेथड से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं बात करूंगा इस वाले डायरेक्शन की, तो यहाँ पे r2 माइनस r1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, और जब इसको इनिशियल पॉइंट मानूंगा तो r1 माइनस, देखो r2
फाइनल पोजीशन, R1 इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ऐसे ही एक पॉइंट आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। R1 मेरी फाइनल पोजीशन, R2 इनिशियल पोजीशन। इससे क्लियर हो रहा है ना डायरेक्शन कैसे हमेशा फोर्स के अगेंस्ट में आएगा, ठीक है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव साइड लग गया, इस फोर्स की डायरेक्शन तो मेरी किस साइड है, टुवर्ड्स M1, और इस फोर्स की डायरेक्शन किस साइड है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 टुवर्ड्स M2, ठीक है। यहां तक सबके क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। सुपरपोजिशन का मतलब तो पता है ना सबको, क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल पे एक से ज्यादा पार्टिकल का फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो उसको कैसे डील करेंगे। अब हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपली इनको ऐड तो नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना, ऐड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे अपन, वेक्टर लॉ फॉलो करेंगे, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ग्रेविटेशन फोर्स की एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात क्या है, जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है M1, यहाँ पे कोई पार्टिकल है M2, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है M3, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R2, और इनके बीच की डिस्टेंस है R3, ठीक है। एक ट्रायंगल बन गया। अब एक स्पेशल बात क्या है फोर्स की, जो फोर्स M1 M2 पर लगा रहा था, जो फोर्स M1 M2 पर लगा रहा था, जो रिलेशन था इनके फोर्स का, उसका M3 पार्टिकल एक्स्ट्रा पार्टिकल आने का उन दोनों फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आसान भाषा में समझो, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था उस पे तीसरे के आने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। इन दोनों के रिलेशन में तीसरा आ गया पार्टिकल मास, ठीक है ना, ये मैं मास के बारे में बात कर रहा हूं, गलत मत समझना, ठीक है। तीसरा आ गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब मेरे को अगर M1 पर टोटल फोर्स निकालना है तो फोर्स कैसे निकालूंगा, फोर्स ऑन M1 पार्टिकल इक्वल्स टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक है। इन दोनों के बीच के जो फोर्स उनको सिंपली ऐड करके, सिंपली ऐड या वेक्टर ऐड, वेक्टर एडिशन, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो देखो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या आएगा, अपन बात मैग्नीट्यूड की कर ले या डायरेक्शन की करने दो, ठीक है। G हो गया